जब मैं आपको कॉल दूंगा, चार सदा आपने मेरे साथ हकीकी आजादी के लिए निकलना है। वो ये चाहते थे अमेरिका कि यहाँ ऐसे हुक्मरान आए जो जब उनको हुक्म करें तो उनको जूते पॉलिश करें। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अब क़यादत में आए उसका पैसा जीना मरना पाकिस्तान में हो, ताकि वो मुल्क के साथ ही नीचे जाए, वो लड़े अपने मुल्क के लिए। आप जो मर्जी कर लें, ये अब मैच आप नहीं जीत सकते। ये मैच अब हार चुके हैं कि जो ये चोर ऊपर बैठे हैं, कोई दुनिया में इमदाद करने के लिए इनको तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इनके अपना पैसा बाहर पड़ा है। सबने इंतजार करनी है, ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, इन चोरों के हाथ जो हमारा मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है, सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब होंगे, ज़ैगम खान साहब होंगे, नवीद हुसैन साहब और अतर काज़मी साहब आज के पैनल का हिस्सा। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में गैर मामूली और गैर यकीनी की सूरत हाल है। मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। ये सियासी महाजराई अब हतमी मरहले में दाखिल होती नजर आ रही है। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फौरी इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कारकुनों को इस्लामाबाद की कॉल के लिए तैयार रहने की भी हिदायत कर दी है। आज बनी गाला में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से बात की और साफ साफ अल्फाज में उन्होंने वाजे किया कि गवर्नमेंट के पास 2 हफ्ते हैं, फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दे तो साथ बैठने के लिए तैयार हैं, वरना इसी महीने एहतजाज की ऐसी कॉल देंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी होगी। गवर्नमेंट अपने मौक़िफ़ पर डटी है। पीटीआई के फौरी इलेक्शन के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और 2 टोक अल्फाज में ये मैसेज दिया जा रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम और सैलाब मुतासरीन की बहाली के बाद ही अगले साल जनरल इलेक्शन कराए जाएंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। अतर काज़मी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब जिस तरह इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर कट एक मुतालबा है कि जब तक अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होगी, वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब तो उन्होंने कह दिया है कि आखिरी कॉल के लिए जो उनके कारकुनान हैं उसका इंतज़ार करें, जैसे ही वो कॉल दें वो लोग बाहर निकलेंगे। आप समझते हैं कि अवामी दबाव के ज़रिए गवर्नमेंट को इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शन के लिए मजबूर कर सकेगी? देखें, ये जो उन्होंने आखिरी कॉल की बात की और कहा है कि आप इंतजार करें, बुनियादी तौर पे उन्होंने ये गवर्नमेंट को ही पैगाम दिया है कि अगर आपने इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की तो फिर मैं ये कॉल दूंगा। तो मेरे ख्याल में प्रेशर में वो लाने की कोशिश तो कर रहे हैं। खान साहब के प्रेशर के साथ साथ इस हुकूमत का बड़ा अलमिया ये है कि कंप्लीट फेलियर आपको नजर आता है, चाहे वो गवर्नेंस का फेलियर हो, चाहे वो मुआशी हालात हो, किसी तरह से भी ये हुकूमत 6 महीने के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं कर सकी जिससे ये तासुर मिले कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत है और चीजें उसके कंट्रोल में हैं। और यही वजह फिर हम देखते हैं कि जो हुकूमती शख्सियात हैं, हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो शामिल शख्सियात हैं, वो दोबारा इस किस्म की बातें करना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान के ऊपर कोई सुलेमानी टोपी है, उसको किसी कोच का सहारा है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी पता है कि इस वक्त जो बड़ा उनके लिए मसला है वो उनकी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी है। वो इसमें से वे आउट निकालने के लिए फिर मुख्तलिफ हलकों के ऊपर भी इल्जामात लगाएंगे, खान साहब के ऊपर भी वो इल्जामात लगाएंगे। तो खान साहब जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, यकीनन इसका दबाव तो होगा हुकूमत के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की ये ख्वाहिश होगी कि हमें किसी इसी तरीके से फारिग किया जाए, हमें खुद ना जाना पड़े, ताकि फिर हम ये कह सकें जनाब हमें तो फारिग कर दिया गया था, हमारी हुकूमत चल नहीं सकी। तो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि खान साहब के दबाव में आके खुद कोई अपनी मर्जी से जाने का फैसला करेगी। सही। ज़ैगम खान साहब, आप समझते हैं 2 हफ्ते का वक्त दिया फवाद चौधरी ने, अब जब गवर्नमेंट जो स्टांस ले रही है सैलाब की जिस तरह तबाहकारियाँ हैं, बहाली ज़ाहिर है वो भी हुकूमत वक्त का ही काम है। अब मईशत की जो अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम है, अब ज़ाहिर है ये भी सवाल होता है क्या इन 2 बड़े मसाइल के होते हुए मुल्क इलेक्शन की तरफ जा सकता है? आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है गवर्नमेंट उसको मानना चाहिए, क्योंकि अब अवामी दबाव अगर आता है तो ये एक और तरह का बहरान नहीं होगा? आप एक तीसरा फैक्टर भी ऐड कर लीजिए और वो फैक्टर है सेंसस का।
सेंसस होने जा रहा है और उस सेंसस की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की डिलिमिटेशंस भी होनी है। वो एक तीसरा फैक्टर है जो इलेक्शन को और जल्दी इलेक्शन जिसकी वजह से मुश्किल होंगे। एट बेस्ट इलेक्शन चंद माह पहले हो सकते हैं, लेकिन आप जहन में रखिए कि अगर ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी भी करे तो फिर भी इतना कम वक्त है कि ये आखिरी साल है इलेक्शन का, और जब आखिरी साल होता है इलेक्शन का तो पाकिस्तान में इसी तरह होता है। ख़ास तौर पे प्रोसीजर जो होती है वो बड़ी इंट्रासेंजेंट होती है, बड़ा ज़ोर लगाती है, दबाव डालती है, क्योंकि उसको फ़ायदा होता है। और इमरान खान की तो वैसे ही जो तर्ज सियासत है वो ऐसी है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो करते हैं और वो कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ मुजाहरों के ज़रिए इस हुकूमत को गिरा सकते हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ। अभी वो खाली मुजाहरे के ज़रिए नहीं गिरा सकते। अगर एक सूरत हो सकती है कि पूरा मुल्क जो है वो कई महीनों के लिए मफलूज होकर रह जाए, जिस तरीके से अयूब खान के दौर में हुआ था या भुट्टो साहब के दौर में हुआ था 1977 में। क्या उस तरफ लोग जाएंगे, तैयार होंगे? मेरे ख्याल इस वजह से नहीं होंगे कि लोग बहुत मुश्किल में हैं। जब लोग इतनी तकलीफ़ में होते हैं तो उनके लिए प्रोटेस्ट के लिए निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। आसूदा हाल ग्रुप के चंद हज़ार लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन नेशन वाइड बहुत बड़े प्रोटेस्ट बहुत मुश्किल है। इमरान खान इस तरह की नेशन वाइड कॉल्स पहले भी दे चुकी हैं, लेकिन लोग नहीं निकलते। इमरान खान के जलसों पे लोग आते हैं, बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं, जहाँ भी वो जलसा करना चाहें बहुत थोड़ी देर में बहुत अच्छा जलसा कर लेते हैं। मेरा ख्याल है उनके दबाव डालने का एक मकसद है, और मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर में डाल के कोई ऐसा माहिदा, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट की जाए जो उनके लिए काबिल कबूल हो। और दूसरी चीज़ उनकी ये है कि वो एग्रेसिव डिफेंस कर रहे हैं, यानी उन पर जो दबाव हुकूमत की तरफ आ रहा है उस दबाव को न सिर्फ वो हुकूमत को पलटा रहे हैं बल्कि हुकूमत पर एक्स्ट्रा दबाव भी डाल रहे हैं। सियासत हमारी इस वक्त तकसीम है, बहुत बुरी तरह से दो हिस्सों में तकसीम है, एक दूसरे को कोई तस्लीम नहीं करता। इमरान खान साहब हुकूमत को नहीं मानते, हुकूमत का मानना तो एक तरफ, वो पार्लियामेंट में भी बैठने को तैयार नहीं है, जबकि अवाम ने उन्हें मुंतखब करके भेजा है और पार्लियामेंट में उनका रोल है, वो उस रोल को भी प्ले करने को तैयार नहीं है। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान एक इतनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। सही जी। नवीद हुसैन साहब, अगर ये मान भी लिया जाए कि इमरान खान साहब दबाव डाल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पर, जिस तरह से ज़ैगम खान साहब भी फरमा रहे हैं, ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा और ये बाद में ही अंदाज़ा लगा पाएगा। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में अगर अवाम बाहर आती है तो फिर किस तरह से गवर्नमेंट उनको फेस करती है। लेकिन एक और भी अहम नुक्ता है कि कौमी इत्तफाक़ राय के बगैर फौरी इलेक्शन किस तरह से मुमकिन है जब तक आप साथ नहीं बैठेंगे, कुछ इस्लाहात पर बात नहीं करेंगे। अभी सेंसस की भी जिक्र हुआ, तो अब लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो एक ही शर्त है कि वो उस वक्त तक साथ नहीं बैठ सकते जब तक वो इलेक्शन के लिए नहीं राज़ी होंगे। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब अपना जो उनका मकसद है फौरी इलेक्शन का, या आवाम को बाहर निकाल कर एक, जिस तरह ज़ैगम खान साहब कह भी रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव है, उसके ज़रिए वो फौरी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे? दुआ, सबसे पहले मेरे ख्याल में फौरी इलेक्शन इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त के जबकि 2/3 ऑफ द कंट्री जो है वो सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, उसमें फौरी इलेक्शन किस तरह से हो सकते हैं। तो मैं ज़ैगम साहब की इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि वो यानी वो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कुछ दबाव डाल के कुछ ना कुछ ऐसा बीच का रास्ता जो है वो चाह रहे हैं कि जो उनके लिए जो उनके मफादात को भी जो है वो प्रोटेक्ट करे। अभी इमरान खान साहब को इस बात का इदराक है, पूरी तरह इदराक है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत एक मुश्किल सूरत हाल में है। अगर आप माशी सूरत हाल को देखें तो मईशत बुरी है और दिन ब दिन जो है वो अबतर होती जा रही है। कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि जिसमें जो है वो गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दे सके, और इमरान खान साहब शायद इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जिस तरह का उन्होंने मोमेंटम बिल्ड किया है उसको फर्दर वो जो है वो मोमेंटम को मेंटेन रखना चाह रहे हैं ताकि जो है गवर्नमेंट के ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन जहाँ तक कि अर्ली इलेक्शन का सवाल है, मे भी 2-4 माह अर्ली हो जाएं, लेकिन नवंबर से पहले इलेक्शन का होना, या बिकॉज ऑब्वियसली नवंबर में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो ही गवर्नमेंट की जो रिलेक्टेंस है
शायद वो भी उसी वजह से है। और इमरान खान साहब तो अपने पिछले एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, आर्मी चीफ के टेन्योर को अगर छः माह तक एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट करें इंस्टेड ऑफ ये जो आपकी अभी की कोएलिशन गवर्नमेंट है। तो मेरे ख्याल में सारी आंखें उसी तरफ हैं। और शायद जो आज फवाद चौधरी साहब ने नवंबर की बात की, कल जो है शेख रशीद साहब ने जो है वो अक्टूबर की बात की, तो लग यही रहा है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो इन फोकस है। सही जी। इम्तियाज़ गुल साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इसी महीने एहतजाज की ऐसी कॉल देंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी होगी, और 2 हफ्ते वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि अपने वक्त पर होंगे। ज़ाहिर है इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उनकी बहाली पहला काम है। मईशत की जो अदम इस्तेहकाम मुआशी है उसको पटड़ी पर लाना है। आप समझते हैं कि मुल्क इस किस्म के, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, एडवेंचर का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता है जो गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान निकल सके? ये जो अर्ली इलेक्शन, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं एक ही सूरत है बैठने की कि अगर गवर्नमेंट अर्ली इलेक्शन पर बात करे। जी देखिए, 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक ये कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, और दूसरा ये कि क्या मुल्क का मुतहम्मल, क्या इलेक्शंस जो हैं वो मुस्तकबिल, बेहतर मुस्तकबिल की हमें नवीद सुना सकते हैं या नहीं, बेहतर मुस्तकबिल का ज़रिया है कि नहीं। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ये बयान है, मैं समझता हूँ कि पार्टी की हिकमत अमली के तौर पे उन्होंने ये तो कह दिया है, उनके पार्टी के सरबराह ने भी ये ऐलान किया है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि शायद उसकी नौबत ना आए, वो आंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। दूसरी बात जो आपने की, क्या इलेक्शन इसका वाहिद एक वे आउट है? मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसमें जल्द अज जल्द अगर कम अज़ कम नए इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो जाए, उसकी वजह से सियासी यकीन, सियासी जो जिसको सर्टेनिटी कहते हैं, मेरा ख्याल है वो पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो टाइम लाइन डिफ़ाइन हो जाती है कि ठीक है जी, अब ऐलान हो गया है, 2 या 3 या 4 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। उसका ये मतलब है कि उस वक्त तक तमाम जो मसाइल हैं, जो बड़े फ़ैसले हैं, वो मौखर होंगे। लेकिन उसके बाद उसका नतीजा है वो ये है कि जो भी हुकूमत आती है, चाहे पीपल्स पार्टी की, PMLN की, PDM की या PTI की, एक हुकूमत ऐसी होगी जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। 5 साल के मैंडेट की बुनियाद पे वो हुकूमत आइंदा की पॉलिसियाँ तरतीब दे सकती है। तो इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी अदम इस्तेहकाम या गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान महज हकीकत से आंखें चुराने वाली बात है। इमरान खान यानी एक शख्स है, उसने पूरे सियासी जो हमारी बिसात है उसको यरगमाल बनाया हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह वो बयानियाँ है जो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत ने इस वक्त ये लग रहा है या उनके चाहने वालों ने कबूल किया हुआ है, और वो ये है कि पाकिस्तान में इस्लाहात की बड़ी शदीद ज़रूरत है, गवर्नेंस की इस्लाहात की, और वो इस्लाहात सिर्फ वही जमात कर सकती है जिसके पास एक वाज़े मजबूत अक्सरियत हो पार्लियामान के अंदर, ताकि उसकी मदद से तमाम प्रोसेस इस्लाहात की जाएँ और उस पर फिर अमल दरामद भी किया जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पर गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं। और ना सिर्फ वो इस्लाहात होनी चाहिए बल्कि अमल भी होना चाहिए, जिस तरह एक्सपर्ट्स का भी कहना है। इम्तियाज़ गुल साहब भी यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात की कम से कम डेट को अनाउंस कर दिया जाए, ताकि जो ये सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है इससे निकल सके। दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी आपने जानी। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। आज हमारा दूसरा सवाल होगा, नैब कवानीन में तरमीम, मुकदमात ख़त्म, करप्शन कब ख़त्म होगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त जब मैं आपसे नाज़रीन, नैब कवानीन में तब्दीली के बाद मुल्ज़मान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालतों ने नैब के करप्शन के 50 से ज़ायद रेफरेंसेस वापस भिजवा दिए हैं और कहा है कि नैब कवानीन में तरामीम के बाद ये केसेस अदालतों के दायरे इख्तियार से बाहर हो गए हैं। जो रेफरेंस वापस किए गए हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स का रेफरेंस है, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के तकरीबन 6 रेफरेंसेस, सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ USF फंड रेफरेंस है, सलीम मांडवी वाला, एजाज हारून, सरदार मेहताब, सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ
करप्शन के रेफरेंस हैं और मुजारबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंस समेत कई मुकदमात भी शामिल हैं। नैब मुकदमात खत्म होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और आज के दिन स्याह-तरीन करार दिया जा रहा है। इसे NRO 2 भी कहा जा रहा है। बाबर रहमान ये दावा कर रहे हैं कि नैब तरमीम से 95% मुकदमात खत्म हो गए हैं और इसके साथ नैब कवानीन में तब्दीली के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और इस पर रवा माह के आखिरी हफ्ते में रोजाना की बुनियाद पर समाअत होने जा रही है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। अब ये जिस तरह से नैब कवानीन में तकरीबन 34 तरमीम की गई हैं, बड़े मुकदमात खत्म हो गए हैं, अब सवाल तो ये भी पैदा होता है कि करप्शन कब खत्म होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO 2 कह रही है कि इल्ज़ामात लगा रही है, ये इल्ज़ामात आप समझते हैं दुरुस्त हैं? दुआ मेरे ख्याल में ये नैब कवानीन में जो तरमीम हुई हैं ये इमरान खान साहब के इस बयानिए को तक़वियत दे रही हैं कि जो वो शुरू से कह रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट को गिराया इसलिए गया ताकि ये जो वो कहते हैं कबाल ऑफ थीव्स जो है वो अपना जो अपने केसेस हैं वो माफ़ करवा सकें। तो अभी जो नैब कवानीन में तरमीम की गई हैं तो उसके तहत अगर देखा जाए तो मोस्टली जो आपके जो इस वक्त कोएलिशन पार्टनर्स हैं उन्हीं के केसेस, उन्हीं के मेमोरान के केसेस जो हैं वो माफ़ हुए हैं। अगर ये देखा जाए कि वो तरमीम अच्छा एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए हम ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस जो है बहुत ज़रूरी है और गुड गवर्नेंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी के बगैर जो है उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता और अकाउंटेबिलिटी के लिए मुअस्सर कवानीन और उसके लिए एक ताकतवर और गैर जानिबदार इदारा जो है वो ज़रूर है। लेकिन अगर हम नैब कवानीन की तरमीम को देखें तो उसमें सबसे पहले जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस की तैनाती का इख्तियार है वो सदर से लेके वो गवर्नमेंट को दे दिया गया है। इसी तरह अगर आप देखें कि वो जो 5 करोड़ से कम के केसेस हैं वो नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। इसी तरह हम अगर देखें जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसको 3 साल की एक्सटेंशन और वो भी प्रेरोगेटिव जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया। इसी तरह अगर एक केस जो है वो साबित नहीं कर पाता नैब का ऑफिसर तो उसको जो है पीनलाइज किया जाए। तो अगर देखा जाए तो वर्चुअली उसके जो पावर्स हैं नैब की वो क्लिप कर दी गई हैं, नैब के कानून को डिफैंग कर दिया गया है। और जैसा कि PTI जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने वो तो जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गए हुए हैं और उसके सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट हेयरिंग के दौरान मैं पीछे पढ़ रहा था कि जस्टिस एक जज ने तो यहाँ तक कहा कि जो गवर्नमेंट जो ट्रांजिटरी फेज में होती है क्या वो सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन वो कर सकती है। इसी तरह एक और जज ने रिमार्क्स दिए कि जो गवर्नमेंट जो है ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पिछले गुनाहों को माफ़ करवाना चाह रही है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि नैब में जो भी तरमीम की गई वो शायद एक आम आदमी भी ऐसे अंदाज़ा लगा सकता है कि वो सेल्फ सर्विंग तरमीम हैं और वो इमरान खान साहब के इस बयानिए को तक़वियत देंगी कि उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया सिर्फ इसलिए कि ये मुख्तलिफ पार्टियाँ आगे अपने केसेस जो है वो माफ़ करवा सकें। जी इम्तियाज़ गुल साहब, आप समझते हैं इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिलेगी नैब कवानीन में तब्दीली से? आपके ख्याल में एहतसाब का अमल मौसर हुआ या गैर मौसर? देखिए, हमें बजाय इसके कि हम ये सोचें कि ये तब्दीलियाँ हो गई हैं, नैब कवानीन में तरामीम हो गई हैं और इसका मकसद PDM के जो कंपोनेंट पार्टियाँ हैं उनको फ़ायदा पहुँचाना है, हमें ये भी सवाल करना चाहिए कि नैब की कारकर्दगी क्या रही है। नैब ने तमाम बड़े लोग, चाहे वो सियासतदान थे या इंतहाई मौसर इंतहाई बासर ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे कायम किए उनका कोई नतीजा निकला? 90-95% केसेस अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंच सके हैं और उसकी बुनियादी वजह थी हमारा ये पॉल्यूटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। हालांकि नैब कवानीन थोड़े से मुख्तलिफ थे लेकिन उसके बावजूद चूँकि उसकी जो बेसाखियाँ थी वो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड था जिसको फौजदारी कानून कहा जाता है,
اس کے تحت جو نچلے لیول پہ ججز ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، بیوروکریٹ ہوتے ہیں، سب آپس میں ملے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو گزشتہ چند برسوں کے دوران بذات خود، یعنی اینٹی کرپشن ایک ادارہ بذات خود کرپشن کا گڑھ بن گیا تھا. اور اس کا بڑا ذریعہ اس کے وہ پروسیکیوٹرز تھے جن کی 2-2, 3-3 لاکھ روپے تنخواہیں تھیں ماہانہ، لیکن کیسز وہ ڈیل کر رہے تھے 50, 60, 70 کروڑ، ارب، 2 ارب روپے کے. تو جن لوگوں پہ الزامات تھے وہ لوگ انہی پروسیکیوٹرز کو کروڑ روپیہ دے دیا، 50 لاکھ روپیہ دے دیا اپنا کیس. جو چالان تھے، جو انڈائٹمنٹ تھی، فرد جرم جس کو کہتے ہیں، جو ریفرنس تھا، وہ اس انداز میں بناتے تھے کہ اس کا پھر سارا سال تک فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس پہ روڈیں پیٹنے کی بجائے جو بھی نئی حکومت آتی ہے، اگر عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں تو انہیں مستقبل میں سرکاری نظام کے اندر کی جو کرپشن کے ذرائع ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، وہ بند کرنے ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم گڑھے مردے اکھاڑتے رہیں، پرانی قبریں کھودتے رہیں اور تلاش کریں کہ جو وائٹ کالر کرائم ہوا ہے اس کو کیسے پکڑیں گے. کبھی نہیں پکڑ سکیں گے. ہمیں مستقبل کے لیے اور بہتر گورننس کے لیے، وہاں سے کرپشن کو منیمائز کرنے کے لیے میرا خیال ہے نئے قوانین بنانے پڑیں گے، وہ راستے بند کرنے پڑیں گے جس کے ذریعے ہمارا بیوروکریٹ، سیاستدان اور بزنس مین مل ملا کے اس گٹھ جوڑ کے ذریعے عوام کے وہ پیسے کھاتے ہیں جو ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونے چاہیے. صحیح، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. زیرم خان صاحب، ظاہر ہے جس طرح امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں بیسک کی بات کریں، اور یہ بنیادی یہ ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے ان کا منشور ہی یہی تھا کہ احتساب ہوگا، کرپشن کو ختم کیا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا اس طرح سے نہیں ہوا. وہ نیب کی کارکردگی تھی یا نہیں ہو سکا، یہ ایک الگ سوال ہے. آپ سمجھتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف آپ کہہ رہی ہے ترمیم اور تبدیلی کے بعد کہ احتساب کا جنازہ نکل گیا، من پسند احتساب شروع ہو گیا، NRO 2 ہے، یہ الزامات درست ہیں؟ میں سمجھتا ہوں احتساب کا جو جنازہ عمران خان نے نکالا تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں نکلا. نیب کی اگر بات کریں تو نیب کا مسئلہ نہ نیب لا کا ہے نہ جوڈیشل سسٹم کا ہے، مسئلہ نیت کا ہے. اس ادارے کو بدنیتی کی بنیاد پر نواز شریف نے قائم کیا تھا احتساب بیورو کے نام سے، اور مقصد صرف پیپلز پارٹی کو رگڑا لگانا تھا، احتساب کرنا نہیں تھا، کرپشن ختم کرنا نہیں تھا. پھر نئی شکل میں پرویز مشرف صاحب لے کر آئے نیب کے نام سے، انتہائی بدنیتی کے ساتھ. مقصد پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا تھا، پاپولر پارٹیز کو نیچے کرنا تھا، زیر کرنا تھا، وہاں سے لوگوں کو توڑ کر کنگز پارٹی مسلم لیگ کاف میں لانا تھا، اور نیب اس مقصد کے لیے استعمال ہوا. عمران خان جو سنگل پارٹی ہیجمنی پاکستان میں چاہ رہے تھے، اس پرپس کے لیے انہوں نے نیب کو استعمال کیا اور بدترین طریقے پر استعمال کیا. یعنی جس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ کسی کو نیب نے انویسٹیگیشن کے لیول پر پکڑا اور کسی کو انکوائری کے لیول پر پکڑا، کیونکہ 6 مہینے تک ضمانت نہیں ہو سکتی تھی. 6 مہینے تک لوگوں کو اور سال تک بند کیا، اور جب عدالت کے پاس لے کر جاتے تھے تو دکھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. نیب کی جو انڈائٹمنٹ ہے، نیب کی جو حالت ہے، وہ کسی اور سے مت پوچھیں، وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھ لیں. بار بار جو انہوں نے نیب کی کارکردگی پر، نیب جو کیسز لے کر آئی، اس پر جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ سامنے ہیں. مسئلے کا حل یہ ہے کہ نیب ہی کو ختم کیا جائے. یہ دکان بند ہونی چاہیے. صرف بات یہ نہیں ہے کہ یہ کرپشن کم نہیں کر سکی، بات یہ ہے کہ اس نے گورننس کو پاکستان میں تباہ کر دیا، اس نے سول سروس کو پاکستان میں تباہ کر دیا، اس نے بزنس کو پاکستان میں تباہ کر دیا. آپ کسی سول سرونٹ سے پوچھ کر دیکھیے، آپ کسی بزنس مین سے پوچھ کر دیکھیے، آپ کسی بھی سرکاری افسر سے پوچھ کر دیکھ لیے، سیاست اور جمہوریت کا کباڑہ تو اس ادارے نے کیا ہی کیا. اس طریقے سے کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہوا کرتی. کرپشن کو ختم کرنے کی ایک سائنس ہے، ٹرانسپیرنسی کی ایک سائنس ہے. اس کے لیے آپ کو گورننس کی ریفارم بھی کرنی ہوتی ہے اور آپ کو اپنے جسٹس سسٹم کی بھی ریفارم کرنی ہوتی ہے. دنیا میں کہاں اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں؟ عام عدالتیں ٹرائی کر سکتی ہیں، پکڑ سکتی ہیں، لا سکتی ہیں. اہم ترین بات یہ کہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی تو ہو، چیزیں نظر تو آ رہی ہوں. آپ کی حکومت تو اس طرح سے چل رہی ہو کہ جب کوئی غلط کام ہو تو وہ غلط کام واضح طور پر نظر آئے. یہاں تو اس طرح نہیں ہوتا. اور اصل میں جس طریقے سے عمران خان کا بیانیہ ہے، اس طریقے سے پاکستان میں بڑی کرپشن نہیں ہوتی.
बड़ी करप्शन पाकिस्तान में सरमाए और हुकूमत के गठजोड़ से होती है। वो कैसी होती है? वो इस तरह होती है जिस तरह इमरान खान के दौर में शुगर माफिया ने 250 अरब रुपया कमाया और किसी ने उनको नहीं पकड़ा। कितने लोग इमरान खान ने पकड़े? जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत के साथ मिलकर लैंड माफिया ने अरब हार रुपए बनाए, शायद सैकड़ों अरब रुपए बनाए, और सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, उससे पिछली हुकूमत में भी बनाए, उससे पिछली हुकूमत में भी बनाए। ये वो करप्शन है जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है, जो कंटिन्यूड है। हमें पूरे सिस्टम को ड्राइंग बोर्ड पर लेकर जाना है, जिसकी तरफ इम्तियाज गुल साहब ने इशारा किया। इस इदारे से कुछ नहीं होगा, इसको बंद कर दे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। एक इत्तफाक राय पैदा करें और देखें कि चलें, जो गारत इन्होंने कर दिया वो कर दिया। ये सुराख तो बंद होना जी, वो सुराख भी बंद नहीं हुए। इमरान खान के दौर में आप देखिए कि आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे क्या हुआ, पाकिस्तान मजीद नीचे गिरता चला गया। सही जी। अतर काज़मी साहब, जिस तरह ज़ैगम खान साहब फरमा रहे हैं, नैब को तो फिर सारे सियासतदानों ने, तमाम हुकूमतों ने, अगर नवाज शरीफ की बात करें, परवेज़ मुशर्रफ के दौर की बात करें, अब इमरान खान साहब, उन्होंने अपने अपने मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया। अब ये आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि क्योंकि अब अगर करप्शन ख़त्म करनी है तो जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने बताया, ज़ैगम खान साहब ने कहा कि आपको बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है, अपने कवानीन में इस्लाहात की ज़रूरत है, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि इस नैब को ही बंद कर देना चाहिए? देखिए, कोई भी इदारा जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता जब तक एक कलेक्टिव आपकी उसकी तरफ अप्रोच नहीं होगी। दीगर जो सिस्टम्स हैं, नैब अगर कोई तहकीकात करेगा, आगे फिर वो अदालतों में जाना है, उसके बाद हायर जुडिशरी में जाना है, तो ये पूरा एक पैकेज होगा। जब आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी, पूरा निज़ाम हुकूमत बेहतर होगा, उसी में नैब की कारकर्दगी भी बेहतर हो सकती है। जहाँ तक ये ताल्लुक है, नैब को बंद कर देना चाहिए। देखें, आज जो नैब से रिलीफ मिल रहा है लोगों को, पीडीएम की क़यादत को, क्या ये मुकदमात इमरान खान ने कायम किए थे? ये मुकदमात कब कायम हुए थे जिन मुकदमों में इस वक्त वो रिलीफ ले रहे हैं? अब ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर करप्शन एक बड़ा मसला है। जब आपके मुल्क का वजीर आजम जो है उसका नाम पानामा पेपर्स में आ जाए, वो पानामा पेपर्स कोई इमरान खान तो नहीं लेके आया था, ना कोई इदारा लेके आया था। एक बैनुल-अक़वामी आलमी सतह के ऊपर मुबैना करप्शन का स्कैंडल सामने आया, दुनिया भर से अशराफिया के उसमें नाम आए, आपकी जो हुक्मरान खानदान है उसका नाम भी आया, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा गया जनाब ये है वो ज़राए। आज तक आपके साबिक वज़ीर आज़म ने ये नहीं बताया कि मेरे जो बरतानिया में फ्लैट्स हैं मेरे बच्चों की, उनकी मनी ट्रेल क्या है, उनकी सोर्स क्या है। आपकी मरियम बीबी ने इसी टीवी पे बैठ के कहा, बल्कि एक्सप्रेस टीवी पे उनके भाई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे फ्लैट हैं, हमने 2006 में लिए थे। उससे पहले मरियम बीबी कहती है कि हमारी तो बरतानिया क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, ये कहाँ से निकाल के ले आए। तो करप्शन है यहाँ पे इशू, करप्शन बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जिस तरीके से इदारे काम करते हैं वो भी बहुत बड़ा इशू है, और इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कलेक्टिव अप्रोच होनी पड़ेगी और डालनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अवाम के अंदर ये शऊर हमें देना पड़ेगा कि करप्शन बुरी बात है। यहाँ पे अभी तक ये बयानिया दिया जाता है क्या हुआ, खाता है तो लगाता भी है। जब तक इस माइंड सेट से हम बाहर नहीं निकलेंगे ना कि जनाब उसने भी करप्शन की, इसने भी की, इमरान खान करे या कोई और करे, करप्शन अनएक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसपे जीरो टॉलरेंस हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट माइंड सेट है, वो बनता हुआ हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा सियासी जमातों के अंदर। बिल्कुल, आप उस करप्शन को तो ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए चाहे आप बुनियादी कवानीन में तब्दीली करें, वो अब आप गुड गवर्नेंस लाएं। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, ज़ाहिर है जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स का कहना भी था, उस वक्त तक आप गुड गवर्नेंस नहीं ला सकते। और एहतसाब एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका जुज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। जो हुकूमतें आती हैं, जो हुक्मरान आते हैं, वो अपने अपने मकासद के लिए एहतसाब को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एहतसाब जो ट्रू एहतसाब है वो हम देने में नाकाम रहते हैं, और फिर ये कंट्रोवर्शियल बन जाता है कि एक इंतकामी एहतसाब है, इंतकामी सियासत हो रही है। अभी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा होगा, सिंध हुकूमत डेंगू कंट्रोल करने में नाकाम। हम सवाल ये रखेंगे कि वजह क्या है, क्यों नाकाम है? क्या कोई इंतज़ामिया की गफलत है, या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर दहाइयों से वहाँ पर हुकूमत कर रही है वो इसको कंट्रोल करने में क्यों बुरी तरह से नाकाम नज़र आती है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में डेंगू वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। हज़ारों की तादाद में अफराद मुतासिर हैं। कराची में डेंगू वबा सूरत हाल वबा इख्तियार कर गया है। बड़ी तादाद में शहरी डेंगू का शिकार हो रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए हैं। सितंबर में अब तक 1400 से ज़ायद अफराद मुतासिर, जबकि 9 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी वैसी है जैसी कोरोना में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में हमें नज़र आई। सिंध हुकूमत का डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम गैर फाल नज़र आ रहा है, जबकि गुज़श्ता कई बरसों से डेंगू को स्प्रे मुहिम भी गैर एलानिया बंदिश का शिकार है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जब भी इस तरह की कोई आफत देखी, वबा देखी, वो सैलाबी सूरत हाल हो, कोरोना की सूरत हाल हो, शदीद बारिशें हो, सिंध हुकूमत नाकाम नज़र आती है, कोई उनकी प्लानिंग नज़र नहीं आती। आप समझते हैं कि ये बैड गवर्नेंस है, कोई इंतज़ामिया की नाअहली है? क्यों बर वक्त वो इकदामात नहीं कर पाती सिंध हुकूमत, जबकि दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ हुकूमत कर रही है? मेरे ख्याल में हमारा जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो सिंध में है, इसका हमेशा से अप्रोच जो है वो रिएक्टिव रही है इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव। हमें पता है हर साल मानसून में बारिशें होती हैं, और बारिशें होती हैं तो पानी आता है, और पानी की निकासी के लिए जो है वो हमारा ड्रेनेज सिस्टम कराची में ना होने के बराबर है। अब वो ड्रेनेज ना होने की सूरत में जो सैलाबी, वो जो बारिश का पानी होता है वो हमारा सीवरेज की लाइनों में आता है, और सीवरेज की लाइनें जो हैं वो बर्स्ट करती हैं, और वो मुख्तलिफ इलाकों में फिर पानी खड़ा हो जाता है। तो वो पानी खड़ा होता है, और उस पानी पे फिर ऑब्वियसली वो मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है, और उसी से फिर डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया की तरह की जो बाकी वाटर बाउंड डिजीजेज हैं वो जन्म लेती हैं। हमारे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सिंध गवर्नमेंट की अप्रोच जो है वो रिएक्टिव रहती है, इंस्टेड ऑफ ये कि जब हमें पता है कि हर साल मानसून में बारिश होनी है और पानी खड़ा होना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, हमने ड्रेनेज के सिस्टम को बेहतर बनाना है, हमने ये जो हमारे बरसाती पानी के नाले हैं उनको साफ करना है, लेकिन वो उस तरह का कुछ भी नहीं हो पाता। और सिर्फ जिस वक्त जो है वो इस तरह की वबाई सूरत बन जाती है तो उसके बाद जो है वो एक्शन में आती है। और एक्शन में भी क्या आती है, अगर हम देखें इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, कराची सबसे ज़्यादा मुतासर है। इंटरेस्टिंगली जो अभी तक मेरे ख्याल में कोई 4000 से ऊपर के केसेज हैं, उसमें 3000 से ज़्यादा जो हैं वो सिर्फ कराची में है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि जो बेसिक मेडिसिन हैं वो गायब हो गई हैं। वो पैनाडोल का जो एक पैकेट, जो 20 स्ट्रिप्स का एक पैकेट जो 300-350 रुपए में मिलता था, अभी 700 रुपए में भी, और वो भी ब्लैक में मिल रहा है। हमें वो मच्छरदानी जो 700 रुपए की थी अभी 1400 रुपए, और वो भी जो है वो मार्केट से गायब हो गई है। तो मेरे ख्याल में एक ये पूरी सोच को, अप्रोच को बदलना है, इंस्टेड ऑफ के हम रिएक्टिव बने कि एक चीज़ हो जाए और उसके बाद उसको कंटेन करने की कोशिश करें। प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत में वो नज़र नहीं आती। सही जी। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में सिंध हुकूमत डेंगू कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? देखें, एक तो इस दफा जिस बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब आया, किसी भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो लेकिन जिस तरह डेंगू का मसला है, पंजाब में हो, सिंध में हो या किसी और जगह पे हो, ये हर बरस आता है। क्या वजह है कि अभी तक इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या उस तरह उसको महदूद नहीं कर पाते? कुछ बरसा पीछे चले जाएं तो पंजाब में भी बड़े इस हवाले से केसेस होते थे, दीगर जगहों पे अभी भी केसेस हो रहे हैं। तो थोड़ी बहुत तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन देखें, ये सिर्फ सिंध हुकूमत का मसला नहीं है, ये वफाक का मसला भी है, ये दीगर सूबों का मसला भी है। यहाँ पे प्लानिंग नहीं होती, चाहे वो सैलाब के हवाले से हो या डेंगू के हवाले से हो। जब खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी इस तरह के मसाइल बहुत सारे थे। तो ये हमारा जो बुनियादी स्ट्रक्चर है ना गवर्नेंस का, और जो लोग हुकूमत चलाते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। और ये भी एक उसी की शक्ल है जो हमें नजर आती है कि हर साल डेंगू हो जाए या सैलाब हो जाए, जब वो आ जाता है उसके बाद फिर हम रिएक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि अगले आने वाले चंद सालों में भी इसमें कोई बेहतरी आएगी। सही जी। ज़ैगम खान साहब, आप क्या समझते हैं नाकामी की क्या वजह हो सकती है? सिंध हुकूमत, ये जो प्लानिंग की बार बार बात हो रही है, ये इसका फुकदान हुकूमतों के अंदर क्यों नज़र आता है? देखिए, इस वक्त ये सिंध में मसला आया हुआ है और ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट इन फोकस है, लेकिन मसला हमारे पूरे पाकिस्तान का है। और मेरा ख्याल है इसका दो चीज़ों से ताल्लुक़ है। एक है इसका ताल्लुक़ म्यूनिसिपल सर्विसेज से। पाकिस्तान भर में सिवाय पॉश इलाकों के कहीं भी म्यूनिसिपल सर्विसेज नहीं है।
म्यूनिसिपल सर्विसेज बहुत ख़राब हैं, और अगर सैनिटेशन ना हो जिसका ताल्लुक म्यूनिसिपल सर्विसेज से होता है तो फिर डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी बीमारियां और बहुत सी दूसरी वबाएं फैलती हैं। और उसका फिर मज़ीद ताल्लुक है लोकल गवर्नमेंट से। जो सैनिटेशन और म्यूनिसिपल सर्विसेज इंश्योर करने का काम है वो लोकल गवर्नमेंट का काम है। यहाँ लोकल गवर्नमेंट की सतह पे कोई पाकिस्तान की पार्टी नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो इख्तियारात को सूबों तक मरकूज़ रखना चाहती है। ये तीनों पार्टियों का, तीनों बड़ी पार्टियों का एक इत्तफाक़ राय है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर कुछ तासुबात हैं, बायसेस हैं, जो एक बहुत बड़ा बायस है जो बहुत ख़तरनाक है। वो ये है कि पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को अहमियत नहीं दी गई। इस बात को अहमियत नहीं दी गई कि बीमारी को होने से बचाया जाए। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ आप उस सूरत में रोक सकते हैं अगर आप होने से बचाएं। यानी सफाई सुथराई हो, पानी खड़ा ना हो, फिर उसके बाद स्प्रे हो, फिर मच्छरदानियाँ अवेलेबल हो, लोगों की एजुकेशन की गई हो, लोगों को बताया गया हो, और फिर उसके बाद कहीं इस बात की बात आती है कि अगर कोई बीमार हो गया तो उसको हेल्थ केयर की जाए। लेकिन आखिरी बात मैं अतर काज़मी साहब की ज़रूर दोहराऊंगा कि सिंध से हमें हमदर्दी करनी चाहिए। वो एक ऐसा सूबा है जो बहुत स्ट्रेच्ड है, जो आधे से ज़्यादा, मुझे पता नहीं कितना 60% या 70% जो है वो इस वक्त सैलाब के पानी में डूबा हुआ है, बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है, उसके वसाइल भी, उसके मैन पावर भी। जी बिल्कुल बेहतर हो गया ज़ैगम खान साहब। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। आप तमाम में बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।